हेलो वैंगशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट ये एफएफ स्टार्ट करेंगे। गाइस आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। विंग अपने दोस्त जैंग चिन के साथ एक बार में बैठा हुआ था। घंटों के बाद वे जाने ही वाले थे, तभी जैंग चिन ने जल्दी से वॉशरूम जाने का फैसला किया। तब तक विंग काउंटर पर खड़े होकर अपने दोस्त जैंग चिन का आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी अल्फा की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल उसकी नाक से टकराई, जिससे उसे थोड़ा चक्कर आया और वो बैठ गया। वो अल्फा विंग के सामने खड़ा हुआ। कितनी लाजवाब सेंट है तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और विंग के पास बैठ गया। उस आदमी ने कभी भी ओमेगा विंग से अपनी नजरें नहीं हटाई। आप जैसे खूबसूरत ओमेगा को और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता? खासकर तब जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत सारे अल्फा मौजूद है। उस आदमी ने विंग को देखते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा एक बीटा फ्रेंड है, मैं उसके साथ यहाँ आया हूँ। और वैसे भी मैं अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकता हूँ, विंग ने प्राउड से कहा। वो आदमी विंग के करीब झुक गया। क्या आपको सच में इस बात का यकीन है? ये कहते हुए उसकी स्माइल चौड़ी हो गई। आमतौर पर ये काम ओमेगा या उसके दोस्त का नहीं है, बल्कि उसके अल्फा का होना चाहिए। और मैं सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फा हूँ, जैसे आप चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी अनमार्क ओमेगा है। आपके पास अपना कोई भी साथी नहीं है। ये थोड़ी सैड की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ लंबे समय से रहे और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और वो स्ट्रॉन्ग और आपकी केयर करे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं सही हूँ ना? उस आदमी ने स्माइल करते हुए और विंग को देखते हुए कहा। यदि आप अपने खुद को रेफर कर रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहता, विंग ने कहा। क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मेरे छोटे ओमेगा, देखो तुम मुझे अच्छी तरह से जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ, उस आदमी ने कहा। ठीक है, विंग ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। सबसे पहले मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा कुछ भी मत कहो। और दूसरा, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम एक वायलेंट और डोमिनेंट अल्फा हो, जो ओमेगास को केवल एक टूल की तरह यूज करता है और उन्हें इंसान के रूप में नहीं देखता। और हालांकि मैं अब तक आपके द्वारा यूज किए गए अदर ओमेगास की तरह आपका खिलौना नहीं बनूंगा, विंग ने कहा। और वो उठ खड़ा हुआ और वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन अल्फा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उस आदमी ने विंग को रोककर उसे अपने पास खींच लिया। मेरे प्यारे छोटे ओमेगा, आप सच में मेरे लिए बहुत ही खास है। आप मेरी लिस्ट में से कई लोगों में से एक नहीं होगे। आप मेरा फर्स्ट और आखिरी प्यार है। मैं सच में आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जिस पल आपको देखा था, मैं उस पल से आपको पसंद करता हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और हाँ, मैं आपका एक ट्रेजर की तरह आपका ख्याल रखूंगा, उस आदमी ने स्माइल करते हुए कहा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। विंग ने उस स्ट्रॉन्ग अल्फा की ग्रिप से खुद को फ्री होने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम अब मेरे साथ रहोगे और मुझसे प्यार करोगे। नहीं तो अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो तुम इस बात से पछताओगे, उस आदमी ने कहा। अरे तुम कौन हो? उसे छोड़ दो, जियांग चेन ने उनकी ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। जियांग चेन ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसने विंग की कलाई को उस आदमी के ग्रिप से फ्री कर दिया। जियांग चेन ने विंग का हाथ पकड़ लिया और अपने दोस्त को भीड़ में घसीटते हुए बाहर ले गया। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले विंग ने पीछे मुड़कर उस आदमी की ओर देखा। वो आदमी बहुत ही गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उस आदमी ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि उस पर्सन ने अपने आदमियों को अपने पास बुलाकर उनसे कुछ कहा। जियांग चेन ने विंग को पार्किंग की ओर ले गया। हालांकि अपनी कार के पास पहुंचकर विंग ने उसे रोक लिया। शराब पीने के कारण जियांग चेन कार नहीं चला सकता था। केवल विंग ही कार चला पाएगा, क्योंकि उसने कभी भी शराब नहीं पी थी। इसलिए विंग अपने दोस्त को घर ले गया। आधे घंटे के बाद विंग अपने दोस्त के अपार्टमेंट के सामने रुक गया। विंग ने जियांग चेन को एश्योर किया कि उसे इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो इस बात को हैंडल कर लेगा।
आखिरकार जियांग चेन ने अपने दोस्त से पूछताछ करना बंद कर दिया। जियांग चेन कार से बाहर निकला और विंग को बाय किया। फिर जियांग चेन चुपचाप सामने के दरवाजे से चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को पता चले कि वो देर रात घर आया था। विंग अपने दोस्त के इस बिहेव पर धीरे से हंसा और उसने अपनी कार स्टार्ट कर दी। आधी रात के बाद का समय था जब विंग घर आया और उसने अपनी कार घर के सामने खड़ी कर दी। विंग बाहर निकला और सामने की दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजे के सामने रुककर चाबी निकाल ली। उसके बाद उसने दरवाजा खोलकर अपने घर में एंटर हुआ। विंग को बहुत प्यास लगी थी, इस वजह से वो किचन में जाकर एक ग्लास पानी पीने लगा। लेकिन अचानक मोबाइल की रिंग बजने से पानी का ग्लास उसके हाथों से छूट गया। लेकिन वो ग्लास नीचे गिरने से पहले ही विंग ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे टेबल पर रख दिया और वो जल्दी से लिविंग रूम में चला गया जहां उसने अपना मोबाइल रखा था। उसने कॉल को रिसीव किया। हेलो पिताजी, आप कैसे हैं? विंग ने कहा। हेलो विंग, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और हाँ, आपको इतनी देर से परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन इस टाइम मेरा ब्रेक था तो मैंने सोचा कि आपको कॉल करूँ। विंग, क्या आप ठीक है? आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है ना? वी चांगसे ने कहा। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और आप जानते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। विंग बातें ही कर रहा था तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। विंग ने अपने घर के सामने खड़ी 2 ब्लैक कार को देखा। कुछ ब्लैक कपड़े पहने हुए आदमी उस कार से निकल रहे थे। विंग ने उन्हें अच्छी तरह से पहचान लिया क्योंकि वे वही थे जिनसे वो आदमी उस बार में बात कर रहा था और विंग ने उन्हें जाते समय देखा था। विंग ने कुछ टाइम के बाद अल्फा की खतरनाक स्मेल को महसूस किया। विंग ने देखा कि उन आदमियों के हाथ में गन थे। विंग को अब शक हो रहा था, बाहर से वो अल्फा एक खतरनाक आदमी हो सकता है और इसका मतलब ये है कि उसने जो भी कुछ बताया था वो वही करेगा और अब उसके आदमी उसे यहाँ से लेने के लिए आए हैं। विंग को ये महसूस हुआ कि उसकी जान अब खतरे में है। विंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम बातें क्यों नहीं कर रहे हो? विंग के पिता ने फोन पर कहा। उनके बेटे की अचानक चुप्पी तुरंत उनके प्रोटेक्टिव अल्फा पर आ गई। डैड, मैं यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, विंग ने कहा। विंग, इससे पहले क्या हुआ था? तुम बातें क्यों नहीं कर रहे थे? उसके पिता ने उससे तुरंत पूछा। विंग जवाब नहीं दे सका क्योंकि उससे अचानक याद आया कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया। उसने अपना सेल फोन सोफे पर फेंक दिया और दरवाजे की ओर दौड़ने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा लॉक किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही उसके दरवाजा पीटने की आवाज गूंज रही थी। विंग ने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे दरवाजे से पीछे हट गया। उसका दिल अब बहुत तेजी से धड़क रहा था। विंग, क्या तुम वहाँ हो? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? विंग के पिताजी ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। विंग अपने पिताजी की आवाज सुनकर कमरे में वापस चला गया और सेल फोन को पकड़ लिया। पिताजी, विंग मुश्किल से बोल सकता था। मेरे बेटे, क्या हुआ और वहाँ क्या हो रहा है? उसके पिताजी ने पूछा। विंग कुछ भी नहीं बोल सका। विंग, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? उसके पिताजी ने फिर से पूछा। पिताजी, मुझे लगता है कि आज एक खतरनाक अल्फा ने मुझे धमकी दी थी और अब उसके आदमी यहाँ है और वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो मेरा किडनैप करने के लिए या मुझे मारना चाहते हैं और मुझे शक है कि वो आदमी एक माफिया बॉस हो सकता है। विंग ने कहा। बेटा, तुरंत घर से बाहर निकल जाओ। तुम वहाँ छुप जाओगे तो वो तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे। और एक बात, सिटी में मत रहना, तुरंत हमारे घर वापस आ जाओ, वी चांगजे ने अपने बेटे को कहा। विंग, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? वी चांगजे ने फिर से कहा। तभी दरवाजा टूट गया और टूटने की आवाज से विंग ने अपना फोन गिरा दिया। उसने जल्दी से खिड़की खोली और वहाँ से बाहर निकल गया। जब विंग बाहर चला गया तो उसे तब पता चला कि उसका मोबाइल तो घर में छूट गया है। लेकिन तब विंग ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब विंग के पास टाइम नहीं था कि अपना मोबाइल जाकर वापस ले आए। उसने मोबाइल को छोड़ दिया और वो तुरंत अपनी कार की ओर भागने लगा और लकीली कोई भी आदमी बाहर उसे पकड़ने के लिए नहीं आया। इसलिए जल्दी वो अपनी कार में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। उसने एक मिरर से देखा कि कुछ आदमी हाथ में बंदूक लेकर उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कार पर गोली नहीं चलाई।
वो सारे आदमी अपने कार में बैठ गए और विंग की कार का पीछा करने लगे। विंग ने उन सभी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। लेकिन सिटी बहुत बड़ी थी और सन्नाटा और खालीपन भी था। ये स्ट्रीट लैंप और ट्रैफिक लाइट से जगमगाता हुआ सिटी लेकिन भूतों के सिटी जैसा लग रहा था। विंग ने सिटी से बाहर जाने वाले रास्ते पर अपनी कार ले गया। उसके पिताजी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अगर उसका शक सच होता है तो कभी भी माफिया ग्रुप उसे पकड़ लेगा। ये बात भी सच है कि सिटी में उसे ऐसी जगह नहीं मिलती जहां वो सेफ रह सके, और ये भी हो सकता है कि पूरी सिटी जहां वो रहता है वो माफिया उसे कंट्रोल कर सकता है, और इसी वजह से वहाँ काम करने वाले पुलिस पर भी वो भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि हो सकता है कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, या हो सकता है कि वो भ्रष्ट हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही जगह है जहाँ वो सेफ महसूस कर सकता है, और यहाँ तक कि वो प्लेस माफिया बॉस को भी नहीं पता था। ये प्लेस उसके माता पिता का घर था जो जंगल के किनारे पर था। ये लकड़ी का घर उसके पिता ने तब खरीदा था जब विंग एक बच्चा था। तब से उस घर को उसके माता पिता द्वारा रिनोवेट किया गया था। इसीलिए जब उसे पहली बार हिट आई थी तो उसके माता पिता उसे यहाँ ले आए थे, क्योंकि उसके माता पिता उसे अल्फा से और खतरे से दूर रख रहे थे। लेकिन तब से उसके माता पिता उस केबिन में रहते हैं। अगर उसके पिता काम पर चले गए तो उसकी माँ घर रहती है। ये इसलिए है क्योंकि अगर उनका बेटा उनसे मिलने के लिए घर आया तो उनमें से एक हमेशा उसके साथ रहने के लिए यहाँ हो सके। और उसके पिता जो एक पुलिस अधिकारी है तो उन्हें कभी कभी अपने काम में और शिकार करने के लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन इसी वजह से वो अपने घर पर कम ही रहता है। विंग के माता पिता दोनों सख्त थे और बहुत प्रोटेक्टिव भी। वे विंग से बहुत प्यार करते हैं और उसकी केयर भी करते हैं। उसके माता पिता ने कुछ शर्तें उसके सामने रखी थी और विंग ने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए हाँ कह दिया, और इसी वजह से उसके माता पिता ने उसे सिटी में जाने की परमिशन दी थी। ये शर्तें ये थी कि हमेशा कांटेक्ट में रहना और कोई भी बात उनसे नहीं छिपाना, और अपने काम से और घर से बाहर अकेले कभी भी नहीं जाना, और अपनी हिट आने से पहले ही अपने माता पिता के घर वापस जाना। उसके माता पिता ने सिर्फ जियांग चेन पर भरोसा किया था और उन्होंने जियांग चेन को विंग की केयर करने के लिए भी कहा था। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर ने मेटल के बार को बेतहाशा मारना और पीटना शुरू किया। वो खुद को जंजीर से फ्री करते हुए उसने बेरहमी से अपने सेल के दरवाजे को तोड़ने और मारना शुरू किया। सेल के सामने दो बेटा खड़े थे और वो उस मॉन्स्टर को देख रहे थे। उन दोनों ने उस मॉन्स्टर को शांत करने का ट्राई भी किया, लेकिन उस मॉन्स्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा? उसने तो इससे पहले कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद ये पूर्णिमा का असर है, दो बेटा में से एक ने कहा। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि कुछ और है, जैसे कि किसी बात ने उसे नाराज कर दिया हो। दूसरे बेटा ने जवाब दिया, पर ऐसा क्या हो सकता है और वो किस बात पर नाराज है? पहले बेटा ने कहा, एक अल्फा केवल तभी ऐसा बिहेव करता है जब उसे लगता है कि उसका साथी या उसका ओमेगा खतरे में है। वो बेटा आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी उस मॉन्स्टर ने अपनी ताकत से उस मेटल बार को तोड़ दिया। वो मॉन्स्टर गुस्से से दहाड़ने लगा और उसने बीटास की ओर देखा। उस मॉन्स्टर ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और वो वहाँ से भागने लगा। भागते टाइम वो मॉन्स्टर कुछ देर रुक गया और उसने एयर में फैली हुई सेंट को स्मेल करने लगा। जैसे ही उसने नाजुक मीठी सेंट के साथ अल्फाओं की तीखी सेंट को स्मेल किया तो वो गुस्से से गुर्राया और एक शेर की तरह अंधेरे जंगल में भाग गया। दूसरी तरफ विंग जैसे ही उसने सिटी को छोड़ दिया वो सीधे अंधेरी सड़क पर तेजी से कार चलाने लगा। विंग ने अपना पीछा करने वाली उस कार से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका पीछा करने वाली कार बहुत स्पीड में थी। कुछ टाइम के बाद एक ब्लैक कार बहुत स्पीड में जाकर विंग के कार के सामने रुक गई। विंग अपने सामने वाली कार को देखकर बहुत डर गया, क्योंकि उसने देखा कि एक आदमी कार चला रहा था तो दूसरा आदमी अपने हाथ में बंदूक तान रहा था। विंग ने इसे देखकर तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और विंग अपनी कार तेजी से चलाने लगा, लेकिन वो ब्लैक कार वाले आदमी हार नहीं मान रहे थे। एक अल्फा ने खिड़की से बाहर निकलकर अपनी बंदूक से उस कार के टायर पर निशाना लगाया। विंग ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और इसी वजह से उसने ये नोटिस नहीं किया
कि एक पावरफुल मॉन्स्टर पेड़ों के बीच से सड़क की ओर दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही विंग ने पीछे मुड़कर सड़क पर देखा तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सड़क पर भागता हुआ देखा। विंग ने अपनी स्टीयरिंग व्हील को एक तरफ खींच लिया और इसी वजह से उसकी कार एक पेड़ से जा टकराई। ब्लैक कार ने अचानक ब्रेक लगाया और वो विंग की कार से कुछ मीटर दूरी पर रुक गया। विंग को होश आ गया और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जब उसने दूसरी कारों की ब्रेक की आवाज सुनी तो उसने अपनी सीट बेल्ट अनलॉक कर ली। सिर में चोट और चक्कर आने की परवाह न करते हुए उसने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। उसने कार के किनारे झुककर एक कदम उठाया और कार से दूर जाने पर वो कुछ कदम डगमगाया। फिर उसने हाँफते हुए एक पेड़ के खिलाफ झुक गया। विंग अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने कांपते हाथों को अपने सिर के पास ले गया। उसने अपने चोट को धीरे से छुआ और उसके बाद उसने अपनी उंगलियां देखी। उसकी उंगलियों पर खून लगा था और वो मुश्किल से अपना बायां हाथ हिला पा रहा था। लेकिन तभी उसके लिए ये सिचुएशन बहुत खराब हो गई क्योंकि उसने अपने पीछे से एक आदमी की आवाज सुनी। हे ब्यूटीफुल, तुम इतनी जल्दी में कहाँ हो? एक आदमी ने कहा। उस आदमी की आवाज सुनकर विंग जम गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। ब्लैक सूट में दो आदमी कुछ फुट की दूरी पर खड़े थे, लेकिन विंग बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। आप क्या चाहते हैं? विंग ने बहुत कोशिश करने के बाद कहा। उन आदमियों में से एक आदमी विंग के करीब चला गया। उस आदमी के चेहरे पर एक स्माइल थी जो ओमेगा नहीं समझ पाया। हम तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि आपको कितनी चोट लगी है और हाँ, आपको जल्दी से ट्रीटमेंट की जरूरत है, उस आदमी ने कहा। विंग कुछ बोलना चाहता था लेकिन बहुत पेन के कारण वो बस थोड़ा सा फुसफुसाया। और हाँ, बॉस भी ये देखकर खुश नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो तुम्हें जिंदा और सेफ चाहते हैं। तुम्हें पता है, वो उस तरह का अल्फा नहीं है जो दयालु है, खासकर उन लोगों के साथ जो उसके और उसके साथी के बीच खड़े हो। दूसरे अल्फा ने कहा। ओमेगा, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो, विंग के सामने उस अल्फा ने कहा और उसने धीरे से विंग के चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगा। लेकिन तभी विंग ने डिस्कस्टली अपना सिर घुमा लिया। थके हुए विंग ने कहा और उसने अल्फा के हाथ पर एक थप्पड़ मार दिया। ओह, तो सच में तुम अभी भी डिसओबीडियंट हो। ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा। तुम देर सवेर सब सीख जाओगे कि कैसा बिहेव करना है और चिंता मत करो, कोई भी आपको याद नहीं करेगा और खासकर इसके बाद आपके पास एक अल्फा नहीं होगा, बहुत सारे अल्फा आपके पास होंगे। दूसरे अल्फा ने एक बुरी स्माइल के साथ कहा। क्या? नहीं नहीं, प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, विंग ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन तभी विंग ने अपनी कलाई पर अल्फा की ठंडी उंगलियों को महसूस किया। उस अल्फा ने विंग को ऊपर उठाया और अपने पास खींच लिया। नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, विंग ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा। ओ, तुम मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत परेशान करने वाले बने हो, तुम्हें शांत करने की जरूरत है, उस आदमी ने कहा। दूसरा आदमी जल्दी से उनके पास गया और एक रुमाल निकाला और ओमेगा के चेहरे पर दबा दिया। विंग ने उस आदमी का हाथ पकड़कर उसके चेहरे से दूर खींचने की कोशिश की। चिंता मत करो, इससे तुम्हें कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, तुम सिर्फ नींद में चले जाओगे, उस आदमी ने कहा। लेकिन विंग ने महसूस किया कि उसके पैर कमजोर हो रहे हैं और एक सेकंड के लिए उसके सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। लेकिन इससे पहले कि विंग पूरी तरह से बेहोश हो जाता, उस अल्फा ने अपना हाथ विंग के चेहरे से दूर हटा लिया और एक तरफ देखने लगा। विंग को नहीं पता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ एक बड़े मॉन्स्टर की दहाड़ और गुर्राहट सुन सकता है। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।